जस्ट गिव मी अ सेकंड, में डिस्कनेक्ट हो गई थी एक उससे। या आज हमारे पास लास्ट डे है, तो विल ट्राई टू कवर दिस मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेमेटोलॉजी के लिए टाइम नहीं है। सो द वायरसेस जो नॉन हॉजकिन में इन्वॉल्व होते हैं, एप्सिन बार वायरस, HIV, ह्यूमन टी, लिम्फोट्रॉपिक वायरस, ठीक है। तो ये वो वायरस हैं जो कैंसर सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये कोई MCQ भी आया हुआ है, ठीक है। मैम ये ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस है, अगर मैं पूरी एब्रीवेशन बताऊं तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हॉजकिन है, मुझे आप ये बताना, इप्सिन बार के लिए फिर हॉजकिन को हम साथ में सिनेरियो भी देखेंगे ना शेफला, और साथ में क्या सिनेरियो में दिया हुआ है, ठीक है। लोकलाइज सिंगल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट दी हुई है, ठीक है। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं दी हुई है, ठीक है। फिर उसमें हम देखेंगे कि जो है ना एज ग्रुप, अगर जैसे जो है क्या दिया हुआ है, तो वो सबको मिला के फिर हम उसको करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ, इसकी सब कैटेगरीज तो नहीं आई ना कहीं MCQs में? मैम हॉजकिन और नॉन हॉजकिन दोनों बी सेल से डिराइव्ड हैं। देखो, हॉजकिन कंप्लीटली बी सेल डेरिवेटिव है, ठीक है। नॉन हॉजकिन में 85% केसेस में बी लिम्फोसाइट्स हैं, 15% केसेस में टी सेल की लीनिएज होती है, रेयर होती है। ओके ओके मैम। जी, ये इसकी सब डिविजन्स तो नहीं आई हुई ना कहीं पे? मैम एमसीक्यूज में ना नोडुलर स्क्लेरोसिस आई थी और मिक्स्ड सेलुलरिटी जो है ना ये आई हुई हैं, दो चीजें। अच्छा, ये आई हुई है, चलो हम फिर इसको देख लेते हैं। इसकी 4 सब टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे कॉमन नोडुलर स्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, वैसे ये मतलब ये कि जो है जो इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि कौन सी स्टेज पे ये है ना, तो उसके हिसाब से इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो डिटरमिन हो रही होती है। तो एन आर्बर स्टेज हम देखते हैं कि 1 और 2 स्टेज पे होता है, तो अर्ली स्टेज पे प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। जितना वाइड स्प्रेड फैलता जाएगा, तो उतनी जो है ना उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो खराब होती है। तो अगर एक साइड ऑफ डायफ्राम इन्वॉल्व है तो प्रोग्नोसिस अच्छी है, दोनों साइड ऑफ डायफ्राम इन्वॉल्व हो गए तो प्रोग्नोसिस खराब है। तो सबसे कॉमन नोडुलर स्क्लेरोसिस है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद मिक्स सेलुलैरिटी है, ठीक है। इसके अंदर हमने वो पढ़ा भी था अभी पीछे, इजिनोफीलिया के कॉजेज में, ठीक है। तो ये अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में मिलता है और इसमें इजिनोफीलिया होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है लिम्फोसाइट रिच, इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। रिच हैव अ इन्होंने इसका निमोनिया लिखा, रिच हैव अ बेटर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लिम्फोसाइट रिच की प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट होती है, और लिम्फोसाइट जो डिप्लीटेड होते हैं, ठीक है, उनकी सबसे पुअर प्रोग्नोसिस होती है। द पुअर हैव वर्स बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये इसकी 4 वैरायटीज है। क्लियर हो गया? हॉजकिन क्लियर है? मैम ये जो नॉन हॉजकिन में बी सेल्स और टी सेल्स का आपने बताया 85%, तो 85% टी सेल्स नहीं होते, बी सेल 20% नहीं होते? नहीं नहीं बेटा, मैं ये बता रही हूँ कि नॉन हॉजकिन, देखो ये हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोमा लिम्फोसाइट्स के है ना। तो हॉजकिन के अंदर जो मतलब बेसिकली ये कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट्स है। ये हॉजकिन जो लिम्फोमा है बी लिम्फोसाइट से ड्राइव हुआ है, और नॉन हॉजकिन मेनली बी लिम्फोसाइट से ही ड्राइव होता है, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट से भी ड्राइव हो सकता है। समझ आई बात? यस मैम। कौन सी स्टेजेस बेटा मैं बता दूं? एन आर्बर और वो वाली बेटा वो पैथोलॉजी है, मुझे ये भी फिजियोलॉजी नहीं है बेसिकली। ये भी मैंने तुम लोग के लिए जो है ना वो देखा है कि तुम लोग को करवा दूं, तुम लोगों ने कल रिक्वेस्ट की थी, तो बेटा तो स्टेजेस मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। एन आर्बर स्टेजिंग होती है, जिसमें 1 और 2 का मतलब जो मुझे जितना याद था वो ये होता है कि डायफ्राम के एक साइड इन्वॉल्व है या डायफ्राम के दोनों साइड इन्वॉल्व है। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की अगर आप देखो ना, तो ये देखो कितनी सारी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है ना। बकेट, में डिफ्यूज, लार्ज। मैम अब मुझे, बर्के ठीक है, अब जो इसमें से जिसकी जो हाई ग्रेड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास है, वो है बर्केट वाला, ठीक है।
और दूसरा वाला जो है एनाप्लास्टिक होता है, वो है हाई ग्रेड वाला, और जो है डिफ्यूज ये वाला, इनकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं ना फॉलिकुलर और मेंटल, ठीक है, मार्जिनल, इनकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी होती है। तो बर्किट के अंदर बेसिकली होता क्या है, ट्रांसलोकेशन होती है 8 और 14 के बीच की। ठीक है, जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा प्रेजेंटेशन कैसी होगी, वही होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, लिम्फेडिनोपैथी, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब जो है अपीयरेंस कैसी होगी इसके अंदर, अपीयरेंस बेसिकली स्टारीज का अपीयरेंस होती है हिस्टोलॉजी में इसकी, जिस और उसके अंदर बीच में जो है मैक्रोफेजेस होते हैं। तो अगर हम इसकी अपीयरेंस देखें ना, तो ये देखो, ये वाली इसकी अपीयरेंस है, स्टारीज का अपीयरेंस। ठीक है, ऐसे स्लाइड, हिस्टोलॉजी की स्लाइड पे आपको ऐसे दिखेगा, स्टार्स, स्टारी स्काइज, और बीच में ये मैक्रोफेजेस है बॉडीज की फॉर्म में। ये इसकी जो है बर्किट लिम्फोमा की अपीयरेंस होती है। ऑब्वियसली बर्किट लिम्फोमा इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, तो प्रेजेंटेशन कौन सी वाली मैच करेगी, जो नॉन हॉजकिन की अभी मैंने आपको पीछे बताई है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा कॉमनली आया है बर्किट के अलावा, सबसे कॉमन टाइप जो है ना, जो है वो ये वाला है, डिफ्यूज लार्ज सेल। ये दोनों हाई ग्रेड है, मीन्स ये दोनों के दोनों जो है ना इंटेंसिव होते हैं। सबसे कॉमन ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो ये मेंटल सेल हो गया फॉलिकुलर, फॉलिकुलर में जो एक चीज जो मुझे मतलब, इसकी एक तो ट्रांसलोकेशन 14 और 18, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इसका क्या होता है कि लिम्फेडिनोपैथी, वैक्सिंग एंड वेनिंग के कभी लिम्फेडिनोपैथी होगी, कभी खत्म हो जाएगी, कभी ये पेनलेस ये इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की है। अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन हो तो ये फॉलिकुलर है नॉन हॉजकिन में। मैम इसका क्या मतलब है, वैक्सिंग एंड वार्निंग लिम्फेडेनोपैथी? मतलब क्या मतलब, कभी लिम्फ नोड बढ़ जाएंगी, कभी लिम्फ नोड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जी मैम। वैक्सिंग एंड, क्लियर है? मेरे ख्याल में इतना काफी है नॉन हॉजकिन के लिए। इससे ज्यादा कुछ पूछा गया है तो मुझे बता दो, मेरा ख्याल में इससे ज्यादा तो कोई मैंने एमसीक्यू नहीं देखा। हाँ, ट्रांसलोकेशन है, और आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि हॉजकिन है कि नॉन हॉजकिन है, कि ये क्या है, ट्रांसलोकेशन के साथ। ठीक है, मैम ये जो लास्ट में अडल्ट टी सेल लिम्फोमा है ना, हम्म, ये भी पूछा गया है, तो ये भी अडल्ट काइंडली ये थोड़ा सा रिपीट। बेसिकली मेच्योर टी सेल्स का लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन की वैरायटी का लिम्फोमा है। मैंने आपको बताया ना, नॉन हॉजकिन में टी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बाकी तो ये जो सारे ना, ये बी सेल्स के हैं, ये सारे के सारे नॉन हॉजकिन बी सेल्स के हैं। ये दो जो है टी सेल्स के हैं, अडल्ट टी सेल लिम्फोमा और माइकोसिस फंगोइड्स, ये दोनों जो है ना वो टी सेल्स के हैं। और ये जो अडल्ट टी सेल लिम्फोमा है ना, ये आईवी ड्रग यूजर्स में कॉमन है, और इसका ये ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस जो है इसमें इन्वॉल्व है। इसके अंदर जो यूजुअली जो प्रेजेंट करते हैं, वो जो है कुटेनियस लीजन्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, और हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, अगर ये पूछा गया है तो ये इनके की ठीक है। पॉइंट्स हैं, ये आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मल्टीपल मायलोमा के ऊपर। मल्टीपल मायलोमा काफी पूछा गया है ना एमसीक्यूज में। यस मैम। ठीक होगा। अब मल्टीपल मायलोमा है ना, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है बेसिकली। ठीक है, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है। बेसिकली प्लाज्मा सेल का क्या मतलब है कि बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल्स बनते हैं जिससे कि एंटीबॉडीज बनती हैं, ये उसका डिसऑर्डर है। ठीक है, अब मल्टीपल मायलोमा में होता क्या है कि एक ही तरह की अम्यूनोग्लोबुलिन्स बनना शुरू हो जाती है, मोनोक्लोनल अम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो है वो एक ही तरह की जब अमीनोग्लोबुलिन बनाना शुरू कर देते हैं, तो दिस वी कॉल द, ये जो है अब इसका एक ऑब्वियसली इसका जो है ना क्राइटेरिया है कि कितनी जो है ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ प्लाज्मा सेल्स होंगे तो उसकी डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है कि बोन मैरो अगर एनालिसिस करें और हमें
जो है 10% से ज्यादा मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स हमें दिखें, मोनोक्लोनल का मतलब है एक ही कॉलोनी के प्लाज्मा सेल्स जो एक ही जैसी चीजें बनाना शुरू कर दें, तो फिर हम इसको कहते हैं कि मल्टीपल माइलोमा। अब इसके पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो इट्स अ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। लैब्स में हम जब कराएंगे इनके, तो एक चीज जो इसमें आती है वो हमारे पास जो है अ, ये एम स्पाइक आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम इसकी कराते हैं तो ये एम स्पाइक आता है, एम प्रोटीन का, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक होता है इसका, ठीक हो गया। यूरिन के मैम ये अंदर हमें प्लाज्मा जो है सेल डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक होता है या मल्टीपल माइलोमा का? मल्टीपल माइलोमा, ये मल्टीपल माइलोमा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मेनली कौन सी एंटीबॉडीज बनती हैं जो मोनो मल्टीपल माइलोमा में बनती हैं? वो 55% केसेस में आईजीजी बनती हैं, और सेकेंड हाईएस्ट जो बनती हैं वो आईजीए बनती हैं। फीचर्स इसके क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमोनिक इसका क्रैब है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है इसमें, ठीक है। क्यों हो रहा होता है? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है इसलिए होता है। रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, एनीमिया होता है क्योंकि बोन मैरो ऑक्यूपाइड हो जाता है ना मोनोक्लोनल बी सेल से, तो आरबीसीज बनने की जगह खत्म हो जाती है। और अब जब भी बोन मैरो इन्वॉल्व होगा तो रिमेम्बर, बोन मैरो का जब कैंसर होता है या बोन मैरो के जो जब मतलब मैरो का कैंसर होता है किसी भी फॉर्म में, तो वो हमेशा बोन की लाइसिस करता है। तो एक्सरे पे आपको जो है पंच आउट एक्सरेज मिलते हैं, बोन लाइटिक एजेंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और क्या मिलता है आपको? यूरिन के अंदर जो है अमीनोग्लोबिन की लाइट चेन्स मिलती हैं जिनको हम बेंज जॉन्स प्रोटीन कहते हैं, बेंज जॉन्स प्रोटीन यूरिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो है ना एंटीबॉडीज तो बहुत सारी बन रही है मगर वो काम की नहीं है, तो पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। आरबीसी जो है जब हम स्मेयर करेंगे तो रोले फॉर्मेशन होगा। रोले फॉर्मेशन ये कि वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, इस तरह से आपको पेरिफेरल फ्रिंज में रोले फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। तो अब मल्टीपल माइलोमा के क्या क्या फीचर हैं क्रैब में याद करो। क्या क्या है क्रैब में? हाइपर कैल्सीमिया क्योंकि बोन टूट रही हाइपर है, कैल्सीमिया। ठीक है। रीनल इन्वॉल्वमेंट, एनीमिया, एनीमिया के साथ रोले फॉर्मेशन, और बी से क्या है? बोन लाइटिक लीजन, और बी से याद रखो कि जो है बेंज जॉन्स प्रोटीनूरिया, वो जो आईजीजी की लाइट चेन है वो प्रोटीन में आएगी, अमीनोग्लोबिन की जो लाइट चेन है वो प्रोटीन में आएगी जिसको हम बेंज जॉन्स प्रोटीनूरिया कहते हैं, क्लियर है? मैम मल्टीपल माइलोमा जो है ये प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर है? यस, प्लाज्मा सेल का, प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। सो बेसिकली ये प्लाज्मा सेल्स का डिसऑर्डर है जो कि ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने लग गया है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किसका हुआ है? तो मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल, लेकिन वो उसकी वजह से जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैनिफेस्ट हो रही है इसके अंदर। सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज आएंगी ना, ठीक है। ओके मैम। क्लियर? क्लियर है? मैम ये रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है इसमें रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं? रोले फॉर्मेशन बेसिकली होती है स्टैकिंग ऑफ द आरबीसी, रोले बोलते हैं इसको, रोलेक्स नहीं बोलते, रोले फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो जो है ना इस तरह से स्टैक अप हो जाते हैं, ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। वैसे अगर हम आरबीसी को सेटल डाउन करें तो वो एक दूसरे के ऊपर रोले की फॉर्म में सेटल डाउन होते हैं, लेकिन ये रोले फॉर्मेशन फिनोमेना हमें पेरिफेरल स्मेयर में मिलता है, विच इज नॉट द नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि आरबीसी इस तरह स्टैकअप हो जाते हैं जैसे पॉकर चिप्स, एक दूसरे के अंदर ना वो हो जाते हैं, जहां उनको गैप मिलता है वहां पे एक दूसरे के अंदर वो अकोमोडेट हो जाते हैं, मैम इसका ना ठीक हो एक गया। वो आता है उसमें ना ये एप्पल ग्रीन बायफ्रेंजेंस वो देता है एक अपीयरेंस ना, तो उसका हम्म क्या role है इसके साथ कॉन्गो स्टेन पॉजिटिव होती है? बेटा मुझे नहीं पता है, आप एमसीक्यू शेयर कर दो। एप्पल कौन सी देता है वो?
एप्पल ग्रीन बायफिरेंजेंस इसमें देता है और कॉन्गो स्ट्रेन पॉजिटिव होती है, तो वो इस अच्छा। तरह का एक एमसीक्यू आता है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। हाँ, ये जो है ना, हम आप मुझे शेयर कर दो। ये जी मैम। अमाइलोइडोसिस में तो नहीं होता, मल्टीपल माइलोमा में ही होता है? जी मैम, मल्टीपल माइलोमा में ही होता है, उसी का फीचर मतलब उसी के दिए हुए हैं ये फीचर्स में। अच्छा, उसी के फीचर्स में दिया हुआ है। ठीक हो गया, चलो इसको हम देख लेंगे कि ये जो है ना पोलराइज बेसिकली कुछ कोई ऐसी होगी लाइट जो पास करते होंगे तो इस तरह की अपीयरेंस देता होगा, ठीक है। मैम वो तो इसमें ये कॉन्गो पॉइंट, वेस्टर्न शायद माइलोडोसिस में होता है। अच्छा मुझे भी यही लगता है, लेकिन बेटा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। आप लोग देख लेना, अगर नहीं समझ आए तो विल डिस्कस दिस लेटर। मेरे ख्याल में यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा ये तो नहीं पूछा गया ना कहीं से, वेल्डनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिन्यूरिया और इस तरह की चीजें तो नहीं पूछी रह गई ना। आगे चले, ल्यूकीमियास पे यस चले। मैम। यस मैम। अब ल्यूकीमियास क्या है, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में क्या फर्क है? हमने कहा ल्यूकीमिया क्या होगा, जिसमें बोन मैरो इन्वॉल्व होगा। बोन मैरो इन्वॉल्व होगा तो वो ल्यूकीमिया है। लिम्फ नोड्स मेनली इन्वॉल्व होंगी तो वो लिम्फोमा है, ठीक है। सो अनरेगुलेटेड ग्रोथ है डब्ल्यूबीसीज की इन बोन मैरो फेलियर है। अब बोन मैरो फेलियर है कि जब भी ल्यूकीमिया होगा तो रिमेम्बर होगा क्या, कि जो है कैंसरस सेल्स जो है बोन मैरो को जब ऑक्यूपाई करेंगे तो आरबीसीज भी कम होंगे और प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे। एग्री? सो ल्यूकीमिया की जो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन होती है वो प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है यूजुअली, कि पेशेंट जो है वो एनीमिया के साथ, पेशेंट पेलर के साथ इस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है, लिथार्जी के साथ, छोटे बच्चे जनरलाइज वीकनेस के साथ, ठीक है, पेलर के साथ जो है ना वो जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम उसको हम उसका सीबीसी कराते हैं या जब हम एग्जामिन करते हैं तो उस बेस पे हम देखते हैं कि ये लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है कि माइलॉइड ल्यूकीमिया है, अगर अक्यूट प्रेजेंटेशन है तो। ठीक है, समझ आती है ना ये बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? मैम एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। देखो, जब मैं बात कर रही हूँ ल्यूकीमिया की, तो ल्यूकीमिया का क्या मतलब है कि डब्ल्यूबीसीज का कैंसर है बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो के अंदर दूसरे सेल्स भी हैं, वहां पे आरबीसीज भी बन रहे हैं, वहां पर जो है प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं। जब आरबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन एनीमिया और हेमरेज के साथ भी हो सकती है। इज दिस मेकिंग सेंस? यानी सिम्टम्स जो है बहुत स्पेसिफिक नहीं होंगे। गॉट द पॉइंट? यस। अब ल्यूकीमिया के अंदर अब वो बोन मैरो से बाहर निकल के कहाँ कहाँ जा सकता है? लिवर में जा सकता है, स्प्लीन में जा सकता है, लिम्फ नोड में जा सकता है, स्किन में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है वो ल्यूकीमिया ना, लेकिन उसका प्राइमरी जो घर है जहां से वो शुरू हुआ दैट इज बोन मैरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एएलएल की या अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब अक्यूट का मतलब क्या है, कि मींस अक्यूट प्रेजेंटेशन है। जब हम अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करते हैं या अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अक्यूट प्रेजेंटेशन की। एंड वी नो कि ये एएलएल जो है सबसे ज्यादा चिल्ड्रन में कॉमन है, 2 से 10 साल के बच्चों में ये सबसे ज्यादा जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। और इसकी कौन सी लीनिएज, यानी इस ये जो ल्यूकीमिया है ये कौन सी लीनिएज को अफेक्ट कर रहा है? मेनली लिम्फोब्लास्ट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, लिम्फोब्लास्ट को अफेक्ट कर रहा है ना ये अक्यूट जो है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। कौन सी और डिजीज के साथ अफेक्टेड है? डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, डाउन बेबीज में ये होता है कॉमन, ठीक है। और इसके अंदर और आपको क्या इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है? सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है और टेस्टिस की इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है कि बच्चा जो है वो जो है इंटरमीडिएट फीवर के साथ, ऑन एंड ऑफ फीवर की कंप्लेन के साथ, बोन पेन के साथ, ब्लीडिंग के साथ, म्यूकोजल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है, या पेटी की है, पेलर है, ठीक है, उसके साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है एएलएल की हो सकती है। अलॉन्ग विथ क्या हो सकता है? स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है, लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, क्योंकि टेस्टिस इन्वॉल्व होते हैं तो टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट भी इसके साथ मिल सकती है, ठीक है। साथ में अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट है तो हमने देखा ल्यूकीमिया क्यूटस भी हो सकता है, ठीक है। जो टी सेल का जो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है वो मीडियास्टिनल सिंड्रोम मास के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकता है। तो वो इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है कि जैसे कि मीडियास्टिनल मास सिंड्रोम होता है, सुपीरियर वानाकावा का सिंड्रोम होता है जिसमें सुपीरियर वानाकावा की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है।
ठीक है। जो है अगर ट्रांसलोकेशन 1221 है तो इसकी बेटर प्रोग्नोसिस है, अगर ट्रांसलोकेशन जो है 922 है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम तो इसकी प्रोग्नोसिस वर्स है। ठीक है, तो यंग एज में जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इसके होने के चांसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो 2 से 10 साल जो है इसकी एज का पीक होता है ALL का। द मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया जो बच्चों में होता है दैट इज ALL। क्लियर? कोई क्वेश्चन? मैम आपने इसमें बताया कि ये डाउन सिंड्रोम बेबीज में मोस्ट कॉमनली होता है। मोस्ट कॉमनली नहीं बोला, डाउन से मैंने बोला कि डाउन जो है ना बेबीज के अंदर ये कॉमन होता है, मीन्स ये ल्यूकीमिया कॉमन होता है डाउन में। ओके। ठीक है, मतलब डाउन बेबी अगर इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे तो इट कुड बी ALL, ये मैंने बोला, एसोसिएशन है इसकी डाउन के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं CLL पे, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अच्छा, इसकी जो एज है ये CLL की यूजुअली 60 ईयर से ज्यादा की एज है। ठीक हो गया। और इसके ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है और स्लोली प्रोग्रेस कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको क्रॉनिक कहते हैं। हमें पेरिफेरल स्मेयर में मिलेगा क्या? स्मज सेल्स मिलते हैं हमको लो माइक्रोस्कोपी पे। स्मज सेल्स का मतलब क्या है? देखो इस तरह के सेल्स होते हैं, ऐसे वाले, ये वाले स्मज जैसे नहीं होते टूटे फूटे से सेल, तो इसका जो न्यूमोनिक इन्होंने बनाया हुआ है कि क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स, CLL क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, स्मज सेल्स। और ये ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमियास के साथ एसोसिएट है, वहां पे भी लिखा हुआ था ये, जहां पे ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमियास लिखे हुए थे, CLL। क्लियर है? उसके बाद एक आ जाता है ल्यूकीमिया जो कि अगेन लिम्फोइड इन ओरिजिन है, दैट इज द हेरी सेल ल्यूकीमिया। ये हेरी सेल ल्यूकीमिया बी सेल्स का ट्यूमर है। इसके अंदर जो बी सेल्स के ऊपर होते हैं ना हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसकी वजह से इसको जो है हेयर सेल जो है वो ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें एडिनोपैथी जो है अनकॉमन होती है। ठीक है, पेशेंट यूजुअली जो प्रेजेंट करता है हेयर सेल ल्यूकीमिया का उसमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली मिलेगी और पैनसाइटोपेनिया मिलेगा। ठीक हो गया। ये 3 हो गए हमारे, कौन से? ALL, CLL और हेरी सेल ल्यूकीमिया। उसके बाद माइलॉइड में आ गए AML। ये अगेन 65 ईयर से ज्यादा मिलेगा। इसमें R रॉड्स मिल सकती हैं। R रॉड्स ऐसी होती हैं, देखो एक सेकेंड, ये दिख रही है ये रॉड्स, ये R रॉड्स है, ये मिल सकती है। अब माइलॉइड सीरीज है ना, तो माइलॉइड सीरीज में ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? माइलोपेरोक्सीडेज मिलेगा, एंजाइम अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जो AML है ना उसकी साथ फिर डिफरेंट और कैटेगरीज है। ठीक है, जिसमें से जो है ना ये अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जिसमें माइलोपेरोक्सीडेज ये मिलती हैं इंक्लूजन्स। ठीक है, उसके बाद हमें पेरिफेरी में माइलोब्लास्ट मिलेंगे। ठीक है, और हमें जो है जो है इसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो रेडिएशन भी है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, डाउन में भी ये कॉमन हो सकता है, ल्यूकीमियाज दूसरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट करता है। तो यूजुअली ये जो है ना ओल्ड एज की प्रेजेंटेशन है। CML भी जो है ना अगर हम देखें तो उसकी भी मीडियन एज 64 के बाद ही है। और CML के अंदर ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होती है मेनली, 922 ट्रांसलोकेशन जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पता है CML जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है AML के अंदर या ALL के अंदर, ब्रास क्राइसिस के अंदर। ठीक हो गया। अब आप लोग इसके मैम आपने बताया MCQs कि CML ट्रांसफॉर्म किस में हो सकते हैं? ALL और AML के अंदर, जो भी क्रॉनिक वाला है ना, जो भी क्रॉनिक वाला है ना वो अक्यूट क्राइसिस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी CLL था ना, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अग्रेसिव लिम्फोमा में हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये यूजुअली ALL में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ये जो है डिफ्यूज लार्ज सेल बी लिम्फोमा में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये जो CLL और CML है ना ये बहुत मतलब ये कि जो है ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्यूमर्स नहीं होते।
ठीक है, अग्रेसिव जो है ल्यूकीमियाज नहीं होते हैं, लेकिन ये अग्रेसिव बन सकते हैं, दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द अग्रेसिव लिम्फोमास। ठीक है, एएमएल मैम का क्या सीएमएल और फीचर है? सीएलएल दोनों एग्रेसिव नहीं होते, सीएमएल और सीएलएल? नहीं, दोनों दोनों जो है उस तरह से अग्रेसिव नहीं होते और जिस तरह से एग्रेसिव फॉर्म में एएलएल, अगर जाएंगे तो जिस तरह से एएलएल अग्रेसिव है ना, उस तरह से ये अग्रेसिव नहीं होते। ठीक है, मैम ये जो वो है ल्यूकीमिया, इनमें बेसिकली डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाते हैं, यानी नॉर्मली 4,000 to 11,000 होते हैं, तो ये इससे। मैम पॉलीसाइथीमिया वेरा में आपने क्या कहा है कि एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रो डिक्रीज होता है? जी, एरिथ्रोपोइटिन कम होता है क्योंकि ये कैंसर है ना, ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया नहीं है। एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स कब ज्यादा होंगे? जब सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी कब होगा? उस वक्त होगा जब जो है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, या पेशेंट को कोई लंग डिजीज है, या कोई जो है फेलियर है जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स बढ़े, जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी कैंसरस कंडीशन है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और थ्रोम्बोसिस होती है, ब्लड स्लो हो जाता है। पेशेंट जो है वो पॉलीसाइथीमिया की वजह से जो है उसकी जो ब्लड वेसल्स की कलरेशन है वो रेड ब्लू कलरेशन हो जाती है। और इसका एक पेक्यूलर फीचर होता है कि जब ये जो है ना जो है शावर लेते हैं, हॉट शावर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद इनको बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है। ठीक हो गया? तो इनको ये यूजुअली इनकी प्रेजेंटेशन होती है रेड ब्लू डिस्कलरेशन, बर्निंग, और इसको हाई विस्कोसिटी की वजह से ब्लड स्लो हो जाता है तो ब्लूनेस होती है, ऑल्दो आरबीसी ज्यादा है। ठीक है, अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं देख लो। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर, ठीक है, आरबीसीज भी बड़े मिल सकते हैं, बड़े वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स भी बड़े हुए मिल सकते हैं। ठीक है, फिलडेल्फिया क्रोमोसोम इसमें नेगेटिव होती है, जैक स्टेट म्यूटेशन पॉजिटिव हो सकती है, जैक म्यूटेशन। ठीक है, जो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया होगा उसके अंदर सिर्फ प्लेटलेट्स बढ़े हुए होंगे। ठीक है, सही। और जो सीएमएल होगा उसके अंदर आरबीसीज बढ़े हुए नहीं होते। ठीक है, उसके अंदर प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज बढ़े हुए होते हैं और फिलडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये सीएमएल है या पॉलीसाइथीमिया वेरा है। पॉलीसाइथीमिया वेरा में तीनों लाइनें बढ़ी हुई होती हैं, सीएमएल के अंदर आरबीसीज बढ़े हुए नहीं होते। क्लियर है ये चीज? ये मैं पॉइंट आपको बताना चाह रही थी। मैम आपने कहा पॉलीसाइथीमिया वेरा ट्यूमर ऑफ आरबीसी है, तो जी, इसमें फिर ये डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स भी बड़े हुए होते हैं? मेनली आरबीसीज, क्योंकि जब जब भी आप याद रखना, जब भी आरबीसीज बढ़ेंगे ना, नम काउंट में सबसे ज्यादा आरबीसीज है। ठीक है, तो ठीक काउंट है में मैम। सबसे ज्यादा तो डोमिनेंट आरबीसीज कहते हैं, तो उसको पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जितने भी काउंट में ज्यादा हो जाए वो आरबीसीज को ओवरकम नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी काउंट मिलियन में, तो उनको नाम हम पॉलीसाइथीमिया वेरा देते हैं। दूसरी तरफ हमने ल्यूकीमियाज पढ़े जिसमें क्या था प्रॉब्लम, जिसमें डब्ल्यूबीसीज बढ़े हुए थे, प्लेटलेट्स और आरबीसीज कम थे। अभी यस मैंने मैम। आपको बताया ना पीछे। यस ठीक मैम बताया। है ये ना, सीएमएल के अंदर क्या होगा, प्लेटलेट्स और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज तो बड़े हुए मिलते हैं, प्लेटलेट भी बड़े हुए मिल सकते हैं, लेकिन आरबीसीज कभी बड़े हुए नहीं मिलेंगे। अगर आरबीसीज भी बड़े हुए हैं तो फिर ये सीएमएल नहीं होगा, फिर ये पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा। ये भी कैंसर है, वो भी कैंसर है, दोनों बोन मैरो के ही कैंसर है। यस मैम, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा में तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं होते ना? हाँ, क्रोमोसोम नहीं है ना वो, मतलब वो तो है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ। ओके मैम। मैम एक और ठीक है, क्वेश्चन था कि जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है ये स्पेसिफिक है फॉर सीएमएल, या ये किसी और में भी हो सकता है फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशंस हैं क्रोमोसोम? इसकी, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशंस जो है ना, दूसरे में भी हमने अभी 922, देखी। हाँ, 922 स्पेसिफिक फॉर 922, सीएमएल है ना? 922, ठीक है, 922 जो है वो सीएमएल के अंदर है, एएलएल के हाँ जी। अंदर लेस कॉमन है। ओके मैम। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर फिलडेल्फिया एएलएल के अंदर होगा उसकी प्रोग्नोसिस पुअर है। ओके मैम। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे। यस ठीक मैम। हो गया, ये ट्रांसलोकेशंस हैं सारी डिफरेंट उसकी। जब अगर एमसीक्यू से आप लोग जो जो आई हुई है वो चेक करके इसके उसको वेरीफाई कर लेना इसमें से। मैम बर्केट और सीएमएल बहुत ज्यादा आया हुआ है, बाकी तो याद नहीं है।
ठीक हो गया। आई थिंक वी हैव